बदलने हो चुकी है। अविरल, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, जीत की आपको बहुत बहुत बधाई। और एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि देखिए, चुनावी माहौल जब था तो एक्सप्रेस न्यूज भारत की पूरी टीम वहां पर मौजूद थी, और खासकर जिस तरीके से जयपुर हमने देखा कि जयपुर को बीजेपी का गढ़ कहा गया है, क्योंकि जयपुर में ज्यादातर सीटें बीजेपी के पास है। लेकिन कांग्रेस ने आखिरी समय में जिस तरीके से अपना खेल बदला कि कुछ योजनाओं को 25 लाख से 50 लाख तक वो लेकर गए, कितनी योजनाएं उन्होंने एडवांस में दी। जब हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे तो लोग तो कह रहे थे कि देखिए, अगर कांग्रेस चुनावी के अंत समय में अपनी योजनाएं बदल देती है और हमें इतना फायदा पहुंचाने की कोशिश करती है तो लोग काफी खुश थे। लेकिन अगर दूसरी तरफ मैं नजर करूं तो लोग कह रहे थे कि देखिए भैया, राजस्थान का तो अपना रिवाज रहा, एक बार बीजेपी आएगी तो एक बार कांग्रेस। तो अविरल, मुझे ये बताइए, कांग्रेस की नीतियां, योजनाएं काम नहीं कर पाई और बीजेपी 100 सीटों के पार आपको सीटें मिल रही है, लेकिन बीजेपी फिर भी काम कर गई। तो क्या एक खेल था जो आपने चुनाव में किया? क्योंकि देखिए, कांग्रेस ने तो सारे हथकंडे अपनाने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी बीजेपी के पास बहुमत सीट है। तो क्या कुछ आपको लगता है कि क्या कुछ किया गया चुनाव के अंत में? देखिए, असल में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है तो जनता के आशीर्वाद से जीती है, और जनता का आशीर्वाद इसलिए मिला है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ईमानदार पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी का हर नेता ईमानदार है, बेदाग छवि का नेता है। और जिस प्रकार से लगातार कांग्रेस पार्टी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाए गए, तो जनता जानती है ये बेबुनियाद आरोप है, इनका कोई आधार नहीं है। इन निराधार आरोपों को किसी प्रकार से आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर साबित नहीं कर सकते। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की बात है तो गांव गरीब की बात करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के लिए कार्य किए, गरीबों के लिए कार्य किए, मजदूरों के लिए कार्य किए, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित के लिए कार्य किया, आदिवासियों के लिए कार्य किए। और जिस प्रकार से द्रौपदी मुर्मू जी जब राष्ट्रपति बनी थी तो अधीर रंजन चौधरी के द्वारा किन शब्दों का प्रयोग किया गया था आपको भी मालूम है, आदरणीय इफ्तिकार जी बैठे हुए हैं, इनको भी मालूम है किस प्रकार से अधीर रंजन चौधरी के द्वारा बोला गया था। तो इस प्रकार से जब एक आदिवासी महिला का और राष्ट्रपति बनने के पश्चात इस प्रकार से अपमान किया जाएगा तो मैं समझता हूं जनता आक्रोशित होगी, और जनता को ये मालूम है कि किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आदिवासी समाज को सम्मान दिया गया। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लगातार आदिवासियों के लिए भी कार्य कर रही है, महिलाओं के लिए भी कार्य कर रही है, दबे कुचलों के लिए भी कार्य कर रही है, दलितों के लिए भी कार्य कर रही है, तो उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी के साथ हर व्यक्ति है। और जिस प्रकार से समाज का हर नागरिक भाजपा के साथ खड़ा है तो चुनाव में इस बार नजर आ गया है। और मैं अनेकों टीवी चैनलों पर जाकर के इस बात को पहले से बोल रहा था कि सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के संग आएगी, लेकिन इस बात पर कोई यकीन नहीं करना चाह रहा था। वो सोचते थे कि कांग्रेस पार्टी जीत जाएगी, लेकिन आज नतीजों ने इस बात को स्पष्ट कर दिया और साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही आ रही है और भाजपा की सरकार बन चुकी है। और उसके लिए मैं इस बात को जनता को धन्यवाद करना चाहूंगा, जनता को इस बात को भी कहना चाहूंगा जिस प्रकार से उनके द्वारा नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के ऊपर भरोसा जताया गया, नरेंद्र मोदी जी के कार्यों के ऊपर भरोसा जताया गया, तो उसके लिए जनता का बहुत धन्यवाद है। और जिस प्रकार से लगातार भारतीय जनता पार्टी जनता के लिए कार्य कर रही है तो जनता के लिए ही कार्य करती रहे। अगर आप सुनेंगे नहीं तो जनता तक हम और आपकी बातें कैसे पहुंचेंगे? सुनिए, अब मुझे ये बताइए कि कांग्रेस ने 5 साल तक राज किया, सत्ता वहां पर थी, जो देखा राजस्थान की जनता ने भी देखा। लेकिन अब मैं जानना चाहती हूँ और राजस्थान की जनता भी जानना चाहती है कि अगर जनता बीजेपी को लेकर आ गई है तो राजस्थान में अब क्या कुछ बदलने वाला है, क्या कुछ नया होने वाला है, क्या कुछ नया राजस्थान के लोगों के लिए वहां पर लेकर आई? क्योंकि देखिए, पानी की समस्या मुख्य तौर पर वहां पर देखी जाती है और अनेकों इतनी समस्या है कि लोग कहते हैं देखिए समाधान नहीं होता है भैया। तो मुझे बताइए, राजस्थान की जनता के लिए बीजेपी क्या लेकर आ रही है नया? देखिए, नया बिल्कुल लाया जाएगा, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार बनी है तो शपथ ग्रहण होगा, उसके बाद जो कैबिनेट है वो इस बात को तय करेगी। और भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि हर समस्या का समाधान हो। जिस प्रकार से जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को बनाया गया, वो राजस्थान राज्य से ही आते हैं, तो यदि आपने पानी की समस्या के ऊपर ध्यान आकर्षित करने का मेरा प्रयास किया है तो उसके लिए आपका धन्यवाद भी करना चाहूंगा। और उसके साथ ये भी आपको बताना चाहूंगा कि शेखावत जी जो राजस्थान से आते हैं उनको जल शक्ति मंत्री के रूप में बनाया गया, कैबिनेट मंत्री बनाया गया। उसके साथ साथ ये नया मंत्रालय बनाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। इसके लिए आप सबको नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहिए और जनता ने इसका धन्यवाद किया, इसीलिए मैं जनता का बहुत आभारी हूं।
अच्छा, मुख्यमंत्री चेहरे पर आप क्या बात करना चाहेंगे कि आपको व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा, देखिए दिया कुमारी जी का नाम काफी आगे आ रहा था और सुर्खियों में भी चल रहा था कि मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो दिया कुमारी जी के सर सजने वाला है। क्या लगता है आपको कि बीजेपी मुख्यमंत्री किसको चुनेगी, किसके सर जो है सेहरा बनने वाला है मुख्यमंत्री का? देखिए, वो मुख्यमंत्री की जहां तक बात है, मुख्यमंत्री का जहां तक प्रश्न है, तो ये केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा तय किया जाएगा और उसके साथ साथ जो विधायक जीते हुए हैं, जो जनता ने जिनको जिता करके भेजा है, वो तय करेंगे बैठ करके कि किसको अपना नेता मानना है और किसको मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करना है। और मुख्यमंत्री बहुत ही जल्द तय हो जाएगा, ये स्पष्ट है। और भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से जीत मिली है और जिस प्रकार से आपने मुख्यमंत्री के चेहरे की बात की है, तो मैं समझता हूं जिन लोगों को जनता के द्वारा जिता करके भेजा गया है, जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को, वही लोग बैठ करके तय करेंगे इस बात को कि मुख्यमंत्री कौन होगा। ठीक है। अविरल, अविरल एक सवाल मेरा है, मानसी, मेरा एक सवाल है अविरल से। अविरल, जी जी। आपने 3 राज्यों में बड़ी जीत हासिल की है, लेकिन वहां पर एक भी जगह आप किसी को सीएम फेस प्रोजेक्ट नहीं कर पाए, तो क्या ये रणनीति होती है या आपको डर रहता है कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए क्योंकि मोदी का ही चेहरा रखें? क्या होता है? नहीं, गड़बड़ कुछ नहीं होती। देखिए, रणनीति का जहां तक प्रश्न है, तो नरेंद्र मोदी जी के आधार पर ही हम चुनाव में गए और जनता नरेंद्र मोदी जी को पसंद करती है, चाहती है। उसके आधार पर मोदी जी के नाम पर जनता के द्वारा वोट दिया गया और जिस प्रकार से शिवराज जी के कार्यों को देख करके शिवराज जी के नाम पर जनता के द्वारा वोट दिया गया, तो उसके लिए भी जनता का धन्यवाद। और जिस प्रकार से आपने बात को पूछने का प्रयास किया, तो मैं बता देता हूं, हमारी छत्तीसगढ़ में भी सरकार नहीं थी और राजस्थान में भी सरकार नहीं थी। इसीलिए हमारे जो पिछले कार्य थे वो तो देखे ही नहीं जा सकते, क्योंकि हमारी सरकार यदि होती तो राज्य के कार्य आप देख सकते थे। अब हमारी केंद्र की सरकार है, तो उसके आधार पर ही तो हम जनता के मध्य में जाएंगे, उन्हीं कार्यों को तो गिनाएंगे, उसके आधार पर ही तो वोट मांगेंगे। यदि हमारी वहां पर सरकार होती राज्यों के अंदर, तो हम निश्चित है कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर हम गए जनता के मध्य में, तो शिवराज जी के द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर गए, राज्य सरकार के द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर गए और उसके आधार पर ही जनता के द्वारा वोट भी दिया गया। लेकिन जब राजस्थान में हमारी सरकार नहीं थी, तो हम किसके आधार पर जाते? मोदी जी के आधार पर जाएंगे, ये स्वाभाविक है। नहीं, गुना गुना मध्य प्रदेश में एक जगह है, वहां पर पीएम की रैली थी, वहां पर मैंने उस रैली का भाषण मैंने सुना था, तो उसमें पीएम ये कह रहे थे कि आप कमल को वोट देना, आप कमल ही आपका उम्मीदवार है। तो उससे ऐसा आभास मिला था कि कहीं इस बार मामा जो है उनको बीजेपी आगे रखना नहीं चाह रही है। तो इसे अभी भी मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, अभी बैठे थे बीजेपी कार्यालय में, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, तीनों लोग एक साथ बैठे हुए उनको दिखाया गया है। तो क्या है, कोई राजनीतिक संदेश है या फिर से मामा रिपीट करेंगे? देखिए, वो विधायकों के द्वारा तय किया जाएगा और जिस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान जी का प्रश्न है, तो शिवराज जी को वहां के सभी विधायक पसंद करते हैं और जिस प्रकार से पार्टी की बात है, तो हर व्यक्ति उनको पसंद करता है, जनता भी उनको पसंद करती है, आप भी उनको पसंद करते होंगे, मैं भी उनको पसंद करता हूं। तो उसके आधार पर मैं यही कह सकता हूं, शिवराज जी की जहां तक बात है, तो शिवराज जी के नाम पर होगा या नरेंद्र सिंह तोमर जी के नाम पर होगा या अन्य किसी कार्यकर्ता के नाम पर होगा, ये विधायकों के द्वारा तय किया जाएगा और केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में तय किया जाएगा। अच्छा विरल जी, एक बात मुझे बताइए, राजस्थान में आप कह रहे हैं कि देखिए हमारी सरकार नहीं थी तो हम अपने काम आपको कैसे गिना सकते हैं, हालांकि 5 साल कांग्रेस ने वहां पर राज किया, लेकिन अगर वसुंधरा राजे सिंधिया की मैं बात करूं, वो भी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं राजस्थान में, तो इस बार के चुनाव में ऐसा क्या हुआ कि वसुंधरा राजे सिंधिया का जो चेहरा है वो मुख्य तौर पर सामने ना लाकर दिया कुमारी का जो चेहरा है वो सामने लाया गया? और आपको पता है कि 2 विधानसभाएं छोड़कर इस बार उनको जिस विधानसभा से टिकट दिया गया, तो कहीं ना कहीं लोगों में ऐसी हलचल थी कि जब हमें पता है कि हमारा प्रत्याशी अगर हम टिकट देते हैं तो यहाँ से जीतना तय है, लेकिन फिर भी 2 विधानसभाएं उनको छुड़वाई गई और यहाँ पर विद्याधर नगर से चुनाव लड़वाया गया। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? और अगर मैं वसुंधरा राजे सिंधिया की बात करूं, तो उनके कार्यकाल से आप क्या समझते हैं, क्या वाकई में कुछ बदलाव देखा गया है कि सिंधिया जो नहीं कर पाई वो गहलोत जी ने किया, और अभी जो गहलोत जी नहीं कर पाए वो आने वाला भविष्य में जो मुख्यमंत्री होगा वो करेगा? देखिए, गहलोत जी के द्वारा तो कुछ किया ही नहीं गया, उनके द्वारा तो जो किया गया वो सबको दिख रहा है। जिस प्रकार से क्राइम रेट बढ़ा वो सबको मालूम है और जिस प्रकार से वहां पर भ्रष्टाचार बढ़ा, जिस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ी, जिस प्रकार से जी अविरल जी सुनिए, लोग कहते हैं, गरीब लोग कहते हैं कि देखिए अगर हम अस्पताल जाते हैं, हमारा बड़ा ऑपरेशन हो रहा है, 5 से 10 लाख रुपए हमारे पास नहीं है, तो इलाज के पैसे गहलोत सरकार की तरफ से दिए जाते हैं, सुकन्या योजना की तरफ से वहां पर दिए जाते हैं।
देखिए, मुझे तो कोई इस प्रकार का व्यक्ति कहता हुआ नहीं मिला। मैं भी राजस्थान में रह करके आया हूं। मुझे तो इस प्रकार से बोलते हुए मिले कि यहाँ पर क्राइम रेट बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, महिलाओं के ऊपर शोषण बढ़ रहे हैं, और जिस प्रकार से महिलाओं का शोषण किया जा रहा है, बलात्कार बढ़ रहे हैं, और जिस प्रकार से आतंकवाद का, मैं कहूंगा आतंक का राज वहां पर कायम करने का काम गहलोत के द्वारा किया गया, और जिस प्रकार से आतंकवाद फैलाने का कार्य किया गया, उदयपुर का जो कन्हैया लाल का जिस प्रकार से कन्हैया लाल टेलर की हत्या हुई, निर्मम हत्या मैं उसको कहूंगा, तो वो गहलोत के राज में ही हुई। और जिस प्रकार से प्रशासन का फेल्योर रहा, लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर रहा, तो वो अशोक गहलोत की जिम्मेदारी थी। और मैं तो इस बात को मानता हूं कि वे कांग्रेस के ही कार्यकर्ता थे। इफ्तिकार जी, मैं थोड़ा इफ्तिकार त्यागी जी के पास जाना चाहूंगी कि अभी जो अविरल जी ने कहा कि देखिए गहलोत सरकार ने तो कुछ काम किया नहीं है, अब भ्रष्टाचार आप देख सकते हैं, तमाम तरह की चीजें, महिलाओं पर शोषण आप देख सकते हैं, लेकिन इफ्तिकार त्यागी जी मेरा सवाल आपसे भी यही रहने वाला है, आप मुझे जरा बताइए, ध्यान जरा इधर आकर्षित करिए दर्शकों का, कि दर्शक तो ये भी कहते हैं, जनता तो ये भी कहती है कि जहां बीजेपी की सरकार है ये सब कार्य तो वहां भी होते हैं। पेपर लीक की अगर मैं बात करूं तो पेपर लीक किस राज्य में नहीं होता, उस राज्य में भी होता है जहां बीजेपी की सरकार है। तो आप इससे क्या समझ सकते हैं? महिलाओं पर शोषण की अगर बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश के मामले आप उठाकर देख सकते हैं, वहां भी तो बीजेपी की सरकार है। बिल्कुल मानसी, इसको इस तरीके से देखना होगा। अभी अविरल कह रहे थे कि राजस्थान में क्या किया अशोक गहलोत ने 5 साल उन्होंने अपनी सरकार बचाई है। भाई आप उन्हें सरकार चलाने देते तभी तो उनको 5 साल अपने विधायक बचाने में ही लग गए बेचारों को, उनको क्या करना था। हालांकि बाद के 5-6 महीनों में उन्होंने काफी काम किया है, कई सारी योजनाएं जिनका जिक्र अभी मानसी ने किया है, चिरंजीवी एक योजना है वहां पर, वो हेल्थ को लेकर बहुत बड़ी योजना है, स्वास्थ्य के क्रांतिकारी सुधार आया है, उसको नेशनल एजेंसी ने रेटिंग दी है। दूसरी चीज ये भी थी कि उनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि वो 5 साल अपनी सरकार बचा कर ले गए, नहीं तो आप समझिए कि कमलनाथ थोड़े दिन के अंदर ही अब निकल गए थे सरकार से और आज बीजेपी दोबारा आ गई। तो कम से कम अशोक गहलोत ने अपने आप को साबित किया है कि वो 5 साल सरकार चला सकते हैं। सवाल दूसरा ये भी है जो मानसी कह रही है कि भाई देखिए ये सारी जो घटनाएं हैं वो बीजेपी शासित राज्यों में भी होती हैं। बीजेपी शासित राज्यों में ऐसा नहीं होता है कि सब कुछ चंगा है, जैसे इन्होंने अभी उठाया पेपर लीक मामला है, वो बीजेपी जहां पर जिन राज्यों में बीजेपी है वहां पर भी होते हैं। क्राइम रेट को आप देख लीजिए, रेप को आप देख लीजिए। लेकिन यह है कि आप एक पार्टी के जिम्मेदार आदमी हैं तो आप पार्टी से बंधे हैं विरल, आपको उसी के अंदर बोलना होता है। ऐसा नहीं है कि देश में सब कुछ जहां बीजेपी होती है वहां सब कुछ ठीक हो जाता है। आप अभी उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में देखिए कितनी सारी घटनाएं हुई हैं, पेपर लीक की कई सारी घटनाएं हुई हैं, बाकायदा एक एसआईटी बना दी गई है, एक एसआईटी प्रॉपर इस पे काम कर रही है। रजिस्ट्री मतलब देश में कहीं कोई घोटाला नहीं होता है, उत्तराखंड में रजिस्ट्रियों में घोटाला हुआ है। लेकिन आज के दिन यही है कि 3 राज्यों में आपने बड़ी जीत दर्ज की है, लेकिन सवाल ये भी उठेगा कि अगर आपके पास पीएम मोदी जैसा बड़ा ब्रांड है तो ब्रांड पूरे भारत में कामयाब नहीं होता है। वो दक्षिण में जाकर, अभी आप कुछ दिन पहले आपको याद होगा कर्नाटक आप लोग हारे थे, अभी आप तेलंगाना हार गए। तो कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस ने बहुत अच्छा किया है, कांग्रेस कहीं भी आपके मुकाबले नहीं ठहरी है, लेकिन तेलंगाना में उसने एक सत्ताधारी पार्टी को बाहर किया है और वहां आप तीसरे नंबर की पार्टी है और कांग्रेस में और आप में करीब 50 सीटों का डिफरेंस है, 60 सीटों का। तो अविरल इस पर भी सोचना होगा। वो इसलिए कह रहा हूं कि बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है और उसके पास बहुत बड़ा थिंक टैंक है, बहुत बड़ा टैलेंट पूल है, कई स्तर के बड़े बड़े नेता हैं, छोटे बड़े सब नेता हैं। उसके पास हर तरह के, जैसे भारतीय क्रिकेट टीम की अगर हम बात करें वहां हर तरह के खिलाड़ी हैं, ऐसे बीजेपी के पास भी हर तरह के खिलाड़ी हैं। लेकिन फिर भी तेलंगाना पर ही हम बात कर सकते हैं। 3 राज्यों में आपने बढ़िया जीत दर्ज की है, तो इसका मतलब यह है कि यहां पर आपने अच्छा किया है। लेकिन हिंदी भाषी राज्यों से बाहर जाते ही आप लोग फेल हो जाते हैं। इस पर भी अविरल आपको सोचना होगा। क्या लगता है अविरल आपको कि तेलंगाना में देखिए बीआरएस और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर है, हालांकि कांग्रेस ही वहां पर आगे चल रही है, तो आप अपनी समझ के अनुसार मुझे ये बताइए कि व्यक्तिगत तौर पे आपको क्या लगता है कि जैसे इफ्तिकार त्यागी जी कह रहे हैं कि देखिए दक्षिण भारत की तरफ जब हम लोग जाते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी कमजोर नजर आती है, तो आपको क्या लगता है अपनी समझ के अनुसार कि क्या कुछ चीजें, क्या कुछ कमियां हो सकती हैं कि दक्षिण भारत के जो हमारे लोगों वो समझ नहीं पाते हैं कि बीजेपी की नीतियां, बीजेपी की योजनाएं, बीजेपी की तरफ से जितनी चीजें चलाई जाती है क्यों उनकी समझ से थोड़ी परे वो रह जाती है? देखिए कांग्रेस पार्टी की, यदि आप इस बात को आप उल्टे तौर पर समझ लीजिए, यदि आप कांग्रेस पार्टी को देखते हैं तो वह एक प्रकार से दक्षिण भारत की पार्टी बनकर के रह गई है। उत्तर भारत में कांग्रेस की कहीं सरकार ही नहीं है, पहली बात यही है। और उसके साथ साथ एक छोटा सा राज्य है हिमाचल प्रदेश, उसके अलावा कांग्रेस की कहीं सरकार ही नहीं रही। पूरा उत्तर भारत में कांग्रेस साफ है।
और उत्तर प्रदेश में तो एक भी लोकसभा की सीट कांग्रेस नहीं जीत रही है। रायबरेली भी कांग्रेस की जमानत जब्त होना इस बार तय है, और उसके साथ साथ अमेठी तो हार ही गई, और उसके साथ साथ आप देख लीजिए वायनाड की बात करें, वायनाड भी हारेगी। कांग्रेस ने ऐसा क्या किया कि कांग्रेस प्रचंड जीत वहां पर कांग्रेस ने हासिल करी है? ऐसा क्या किया? आपने कहा कि देखिए कहीं भी हम बात कर सकते हैं, ज्यादा सरकार नहीं है। हिमाचल प्रदेश में भी सुक्खू जी ने सरकार बनाई है, मुख्यमंत्री उनको बनाया गया है। तो इन दो राज्यों में ऐसा क्या किया गया कि कांग्रेस अपनी सरकार बनाने में सफल हो गई है? तो एक दो किसी राज्य में आ गई तो आ गई, लेकिन सारे में भाजपा ही है, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। उस बात को आप नहीं देख रहे, आप केवल और केवल कह रहे हो कि इसमें ही क्यों आ गई। तो इसका मतलब है कि आप चाहते हो कि राज्य से भी जाए, सरकार बनाई, आप इस राज्य से भी कांग्रेस चाहते हो। सरकार बनाई। अविरल जी, ना देखने वाले आप बिल्कुल बात नहीं कह सकते, क्योंकि आप हमारे साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं। दर्शक आपको देख रहे हैं, जनता आपको देख रही है, बिल्कुल हम देख रहे हैं, और बधाई भी दे रही है। जनता भी आपसे कह रही है कि देखिए कुछ तो बीजेपी ने ऐसा किया है। और सबसे बड़ी बात देखिए, मैं आपको ये बता देती हूँ कि जब भी बीजेपी पार्टी चुनाव लड़ती है किसी भी राज्य में, तो बीजेपी कभी भी सीएम चेहरा घोषित करके चुनाव नहीं लड़ती है। बीजेपी की लोकप्रियता सिर्फ मोदी के नाम से देखी जाती है कि भैया हम तो मोदी के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। और मोदी के नाम पर कितनी लोकप्रियता है ये पूरी जनता, देश भर की जनता देख चुकी है कि 3 राज्यों में किस तरीके से मोदी के नाम पर वोट पड़ा है। तो अविरल जी, आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि हम देख नहीं रहे, हम देख रहे हैं। चलो मध्य प्रदेश पे मैं आ जाती हूँ, वहां पर तो शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री थे, लेकिन अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का भी नाम सामने आ रहा है। तो क्या कुछ मध्य प्रदेश में भी बदलने वाला है? क्योंकि पिछले आंकड़ों से अगर मैं इस बार कंपैरिजन करूं तो जीत की सीटें कहीं ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं प्रचंड जीत आप लोगों ने हासिल की है। तो क्या कुछ बदलने वाला है मध्य प्रदेश में? देखिए, जिस प्रकार से राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा तय किया जाएगा उसके आधार पर ही मुख्यमंत्री का नाम तय होगा, और उसके साथ साथ जो जीते हुए लोग हैं वे तय करेंगे। हमारी पार्टी इस प्रकार की पार्टी नहीं है कि 10 जनपद से तय हो जाए कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। यहां 10 जनपद से तय नहीं होता, वहां तो एकमात्र गांधी परिवार तय कर लेता है कि मुख्यमंत्री किसको बनना है, किसको नहीं बनना। अब सुखविंदर सुक्खू को मुख्यमंत्री बनाया था तो कोई राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं था, वो अकेली सोनिया गांधी ने तय कर लिया था कि सुक्खू को मुख्यमंत्री बनाना है। प्रियंका गांधी तय कर लेती है। गांधी परिवार के बाहर का कोई भी व्यक्ति कांग्रेस के अंदर इस क्षमता को नहीं रखता कि मुख्यमंत्री के उम्मीदवार पर अपनी वो राय भी दे सके। और आप इस बात को भी देख लीजिए, जिस प्रकार से आचार्य प्रमोद कृष्णम जी की आप बात कर लीजिए, अभी उनका बयान आया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने अभी कहा है, जिस प्रकार से कांग्रेस हारी है तो इनके ऊपर श्राप लगा है इनको, और हिंदू अपमान कर रही थी, हिंदुओं का अपमान कर रही थी, तो उसके कारण ही कांग्रेस पार्टी हारी है। और इस हार को, इस बात को आप समझ लीजिए, हिंदुओं का अपमान जो व्यक्ति करेगा वो बिल्कुल हारेगा। और ये तो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो आचार्य प्रमोद कृष्णम जी कह रहे हैं। तो इस बात को कांग्रेस को देना चाहिए, वो बहुत वरिष्ठ नेता हैं, जी के सलाहकार हैं उनको। ये कांग्रेस के नेता ऐसा कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी देखा जाता है कि बीजेपी अगर मुस्लिम तबके में जाती है, मुस्लिम समाज में जाती है, तो क्यों ऐसा होता है कि मुस्लिम समाज का जो वोट है वो कांग्रेस को ज्यादा मिलता है और बीजेपी में कमी आ जाती है? क्यों बीजेपी को मुस्लिम समाज जो है वो वोट नहीं करता है? ऐसा आपको क्यों लगता है? क्योंकि ऐसा मैं नहीं कह रही, देखिए जब हम ग्राउंड जीरो पर जाते हैं, और मैंने आपको बताया कि एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम चुनाव में वहीं पर मौजूद थी, और हर तबके तक हम गए। इवन ऐसे ऐसे ढाणियों में हम लोग गए जहां उन लोगों को ये तक नहीं पता होता विरल जी की वोट कैसे डाला जाता है। और मुस्लिम तबके की जब मैं बात करूं तो मैं कुछ ऐसे गांव में गई जहां पर मुस्लिम बहुमूल्य जनसंख्या थी, तो वो लोग कहते हैं कि हम कांग्रेस के साथ हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि मुस्लिम समाज में बीजेपी जाकर थोड़ी कमजोर पड़ जाती है? ऐसा क्यों लगता है? ऐसा क्यों होता, क्यों है ऐसा? देखिए, मुस्लिम समाज के बीच भारतीय जनता पार्टी आज के समय में कमजोर नहीं है। चाहे आप बात कर लीजिए शहनवाज हुसैन जी की, चाहे आप बात कर लीजिए मुख्तार अब्बास नकवी जी की, तो मुख्तार अब्बास नकवी जी भी मुस्लिम है और वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। इस बात को आपको स्वीकारना पड़ेगा। और उसके साथ साथ अनेकों नेता हमारे पास मौजूद है। हमारे पास उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े नाम हैं, जिस प्रकार से आप बात कर लीजिए मोहसिन रजा जी की, तो इस प्रकार से नेता हमारे पास मौजूद है। लोगों की अगर मैं बात करूं, और वो जब अपने नेता की बात करते हैं तो मजबूत है, मात्र नेता माने जाते हैं असदुद्दीन ओवैसी जी। अब मुस्लिम तबके का लोग कहते हैं कि हमारे नेता असदुद्दीन ओवैसी जी, और लेकिन जब हम चुनाव की रणनीति पर आ जाते हैं तो कहते हैं कि बीजेपी का एक पार्ट ही है
AIMIM उसकी बात करते हैं कि वोट काटने के लिए वो उनको वहां पर लेके जाते हैं। इस बात से आप कितने सहमत हैं? कहते हैं कि अगर अब असदुद्दीन ओवैसी जी ने भी 2 या 5 सीटों पर यहाँ चुनाव लड़ा और वो कहते हैं कि वो आए ही इसलिए कि वो वोट काट कर ले जाते हैं। आपको क्या लगता है? कहते हैं कि वो बीजेपी का सेकंड पार्ट है। मुझे नहीं पता कौन ये कहता है कि ए टीम है, बी टीम है, ए टीम बी टीम मैं नहीं जानता, लेकिन जहां तक बात है असदुद्दीन ओवैसी की, तो भड़काऊ है, इस बात को समझना पड़ेगा। और जिस प्रकार से असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा भड़काया जाता है बिल्कुल गलत है। मैं तो ओवैसी के खिलाफ हूं और पूरी भारतीय जनता पार्टी खिलाफ है। अच्छा, और जिस प्रकार से आप अविरल जी कह सकते कैसे जाता है, भड़काते कैसे हैं ओवैसी असदुद्दीन जी? बोलता है, उसमें अपने आप समझ में आ जाता है कि वो राष्ट्र विरोधी है। राष्ट्र विरोधी आप उनको कहते हैं। इफ्तिकार त्यागी जी जरा थोड़ा ध्यान आकर्षित आप करेंगे और मुझे बताइए कि अविरल जी कहते हैं कि देखिए भड़काया जाता है, जबकि महिला आरक्षण बिल को लेकर बात हुई तो असदुद्दीन ओवैसी जी अकेले ऐसे नेता थे जिन्होंने समर्थन नहीं दिया। इस बात को आप कितना सही मानते हैं और कितना गलत मानते हैं? क्योंकि पक्ष विपक्ष पूरा एक था, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जी अलग थे। उनका कहना था कि ओबीसी तबके की महिलाओं को जगह नहीं दी गई है, उनके लिए आरक्षण नहीं है, तो वो इसको समर्थन नहीं करेंगे। क्या आपको लगता है? देखिए, ये अगर हम ओवैसी की बात करें तो ओवैसी पहले तो एक नेशनल लीडर नहीं है। ओवैसी तेलंगाना के नेता हैं। वहां एक उनके एमपी होते हैं, सिर्फ हैदराबाद से वो एमपी बनते हैं, पूरे देश में उनके 2 एमपी हैं। तो ओवैसी का कद उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा उसको करके दिखाया जाता है। एक्चुअली होता क्या है कि ओवैसी को बड़ा दिखाने के पीछे एक लॉजिक होता है, जिससे कि ध्रुवीकरण किया जा सके, और ध्रुवीकरण का फायदा आपको बताइए बीजेपी को मिलता है। ओवैसी सिर्फ 2 सांसदों वाले नेता हैं और अभी भी उनकी पार्टी का देखिए, जहां ओवैसी चुनाव लड़ रहे हैं वहां ओवैसी की पार्टी की बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। वो वहां कांग्रेस सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। जिस पार्टी को ओवैसी सपोर्ट करते थे, जिस सरकार को ओवैसी सपोर्ट करते थे, वो सत्ता से बाहर हो गई है। इसलिए ओवैसी जो है वो बड़े नेता नहीं है और उनको बड़ा नेता नहीं समझा जा सकता। अविरल की मैं इस बात से सहमत हूँ कि वो सिर्फ भड़काऊ बयानबाजी करते हैं, उससे कोई फायदा ज्यादा होता नहीं है। इफ्तिकार जी बिल्कुल, देखिए आपने बात अभी कही है कि वो नेशनल लीडर नहीं है, उनको इस तरीके से चीजें दिखाई जाती हैं, लेकिन चीजें दिखाने के पीछे की मानसिकता क्या है ये हम लोग नहीं बता सकते। लेकिन आम जन में एक जो संदेश जा चुका है, जो मानसिकता बन चुकी है कि भैया अगर मुस्लिमों के लिए आवाज उठाएंगे तो ओवैसी जी आवाज उठाएंगे। अब आप मुझे बताइए कि अगर नेशनल लीडर ना होने के बाद भी उनको मीडिया बढ़ चढ़कर दिखाती है, सबसे पहले अगर बहस हो रही होती है तो ओवैसी जी वहां पर नजर आते हैं, तो ऐसा आपको क्यों लगता है कि इनको इतना बड़ा करके क्यों दिखाया जाता है? राष्ट्र विरोधी की जब वो बातें करते हैं, भड़काऊ भाषण वो देते हैं, कहते हैं मोदी ने ये नहीं किया, ये नहीं किया, फिर उनको बड़ा क्यों दिखाया जाता है? ऐसा क्यों होता है? वो राजनीतिक प्रेक्षकों का कहना यह है कि बीजेपी कहीं ना कहीं उनको बैकअप करती है, क्योंकि वो सीधे प्रधानमंत्री को टारगेट करते हैं। ऐसा नहीं है, इस देश में हमने देखा है कि बड़े से बड़े नेता की हिम्मत नहीं है कि वो पीएम को टारगेट कर सकें, जो आज के हालात हैं। लेकिन ओवैसी एक 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाले नेता सीधे पीएम को टारगेट करते हैं और उनके खिलाफ कोई कुछ भी नहीं होता है। यहाँ एक बयान देने पे एक पत्रकार थे, हाथरस कांड को कवर करने के लिए आ रहे थे, कप्पन सिद्दीकी, उनको 2 साल में जमानत मिली थी। और ओवैसी कुछ भी कहते हैं उनको रिब्रांड किया जाता है, उनको दिखाया जाता है, सब बड़े चैनल्स उनको हेडलाइन में चलाते हैं। तो इसके पीछे एक लॉजिक हो सकता है। जो लोग ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी का उनको समर्थन है या सरकार का उनको समर्थन है, बीजेपी का आप छोड़िए, कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि सरकार का उनको, क्योंकि उनके खिलाफ कभी ईडी की कोई जांच नहीं होती है, कभी सीबीआई जांच नहीं होती है, कभी अरेस्टिंग नहीं होती है, ना उनके भाई की होती है। तो वो एक लगता है लोगों का जो शंका है, लोगों का जो शक है, वो कहीं ना कहीं उसको मजबूती मिलती है कि आप समझिए कि यहाँ किसी के भी खिलाफ कुछ भी हो जाता है, किसी भी नेता के खिलाफ, चाहे वो पीएम हो, चाहे वो सीएम हो, उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। लेकिन अगर ओवैसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो कोई ना कोई उसके पीछे सवाल तो उठता है, सवाल उठना लाजमी भी है। ठीक है, विरल जी इसका जवाब मैं आपसे भी चाहूंगी। आप कह रहे हैं कि देखिए भड़काऊ भाषण वो देते हैं और इफ्तिकार त्यागी जी कह रहे हैं कि वो नेशनल लीडर नहीं है, लेकिन एक मानसिकता हमारे समाज में जो है कि अगर ओवैसी जी को बढ़ चढ़कर दिखाया जा रहा है, लेकिन मीडिया के पीछे कहीं ना कहीं हाथ तो सत्ता का भी है भैया, वो भी कहीं ना कहीं पीछे से कुछ ना कुछ दिखाती है। वो कहते हैं कि आप लोग ऑर्डर करते हैं, वो दिखाने लगते हैं। 5 उंगलियां हाथों की एक साथ नहीं होती, लेकिन जिस भी टेलीविजन पर या जिस भी समाचार चैनल पर वो दिखाए जाते हैं,
आप मुझे बताइए क्यों दिखाए जाते हैं, जबकि केंद्र में सत्ता तो आपके हाथ में है, लेकिन भड़काऊ भाषण देने वाले, राष्ट्र विरोध की बात करने वाले चेहरे को इतना बढ़ चढ़कर दिखाया जाएगा तो मैसेज और संदेश जाना तो संभव है। वास्तविकता क्या है, क्यों दिखाया जाता है इतना, इसका जवाब मैं आपसे भी चाहूंगी। देखिए, मीडिया क्यों दिखाता है तो मीडिया तय करेगा कि क्यों दिखाता है, पहली बात तो यही है। और दूसरी बात यह है, असदुद्दीन ओवैसी नेशनल लीडर नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। मैं समर्थन करता हूं इफ्तिखार जी की बात का कि वो नेशनल लीडर है ही नहीं। और मीडिया दिखाता है तो वो मीडिया का काम है। भारतीय जनता पार्टी के पास तो मीडिया डिपार्टमेंट नहीं है। और जहां तक बात है सीरियसली लेना या ना लेना, तो असदुद्दीन ओवैसी को कम से कम सीरियसली तो कोई भी नहीं लेता। और जिस प्रकार की वो बात करते हैं, देश के खिलाफ लगातार बोलते हैं, हिंदुत्व के खिलाफ बोलते हैं, हिंदुओं के खिलाफ बोलते हैं, हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते हैं, सनातनियों के खिलाफ बोलते हैं, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। और जिस प्रकार के लोग हैं, कांग्रेस के लोग बेबुनियाद आरोप लगाते हैं, तो मैं समझता हूं इन्हें पागल खाने भेजने की आवश्यकता है। और वो आवश्यकता क्यों है, मैं आपको तथ्यों के साथ बता सकता हूं। आज के समय में कोई भी व्यक्ति इस बात को बता देगा, जो पॉलिटिक्स का स्टूडेंट भी नहीं होगा, वो भी बता देगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीनों राज्यों में पूर्ण बहुमत से बन रही है। क्योंकि अभी तक के जो नतीजे सामने आ रहे हैं उसके आधार पर बता देगा। लेकिन पवन खेड़ा है, वो मैं आपको तथ्यों के साथ दिखा सकता हूं। वो कह रहे हैं कि किस प्रकार से चारों राज्यों के अंदर सरकार इनकी बन रही है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, जब इलेक्शन कमीशन कह रहा है उसके बाद भी इनकी सरकार चारों राज्यों में कैसे बन रही है, ये मेरी भी समझ से बाहर है। जिस प्रकार की बेबुनियाद बातें करते हैं तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। और इसी प्रकार से ए टीम, बी टीम, सी टीम बोलते रहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये एक प्रकार से इनको सीरियसली कोई नहीं ले रहा। और ये मेरे पास सबूत है, अभी का बयान है पवन खेड़ा का। और जिस प्रकार के बयान दे रहे हैं बिल्कुल ये गलत है, मैं समझता हूँ। और जनता इनको सीरियसली लेगी नहीं। और जिस प्रकार से जनता को बाहर निकाला है, इसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश को भगाया जाएगा इस बार। इसी प्रकार से कर्नाटक से भागेंगे, बिहार में भी भाजपा की सरकार बनने जा रही है, दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी निकलेगी यहां से। और उसके साथ साथ दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ 70 की 70 सीटों के साथ भाजपा की सरकार आएगी। पश्चिम बंगाल में भी भाजपा की सरकार आएगी। इस बात को आप लिख कर रख लीजिए। बीजेपी का मेयर बनाने में आप लोग कहाँ चूक हो गई। शैली ओबरॉय जी मेयर है वहां की, वहां कहते हैं अब तो आम आदमी पार्टी में जोर आ जाता है, कहीं से एक हिम्मत आ जाती है कि देखिए मेयर भी हम लोग अपनी ही पार्टी का लेकर आए हैं। वहां आप कहाँ चूक गए, मेयर क्यों आप अपना नहीं बना पाए वहां पर, वहां क्या चूक हो गई आपसे दिल्ली में। हाँ बिल्कुल अविरल जी, मैं सुन पा रही हूँ आपको। जी देखिए, दिल्ली की जहां तक बात है, दिल्ली का प्रश्न है, तो मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जितने भी कार्य दिल्ली के अंदर किए जा रहे हैं, तो एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी है। और जिस प्रकार से भाजपा कार्य कर रही है, तो लगातार जनता के बीच जाकर के प्रदर्शन भी कर रही है, जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ भी रही है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की मेंबरशिप लगातार दिल्ली प्रदेश के अंदर बढ़ रही है। और वीरेंद्र सचदेवा जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लगातार दिल्ली राज्य के अंदर आगे बढ़ रही है। मनोज तिवारी जी के मार्गदर्शन में दिल्ली में आगे बढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी। डॉक्टर हर्षवर्धन जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है, मीनाक्षी लेखी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को मैं कह सकता हूं बहुत मजबूत स्थिति में भारतीय जनता पार्टी पहुंच चुकी है दिल्ली राज्य के अंदर। और इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से दिल्ली में बनने जा रही है। चलिए चुनावी नतीजों पर हम लौट आते हैं। देखिए स्थिति अगर देखी जाए, पूरा आकलन अगर कर लिया जाए, तो तीनों राज्यों में बीजेपी प्रचंड जीत से, इवन पिछले आंकड़ों को भी अगर हम कंपेयर करें तो उनको भी पार करके जो सीटें बीजेपी को मिल रही हैं, तो तीनों राज्यों में बीजेपी पूर्ण बहुमत से प्रचंड जीत से अपनी सरकार बनाने जा रही है। तो क्या इसका फर्क 2024 में हमें देखने को मिलेगा, या कांग्रेस के लिए आने वाले गलत संकेत हो सकते हैं, उनकी गलतियां हो सकती हैं कि विधानसभा चुनाव भी अपने आप में एक बहुत बड़ा किरदार निभाता है और अगले साल 2024 के लोकसभा चुनाव होने हैं। अविरल जी और इफ्तिखार त्यागी जी, मैं दोनों से चाहूंगी कि जनता को आप ये भी बताइए कि 2024 में अब क्या बदलने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से मैं देख पा रही हूँ कि प्रचंड जीत मिल रही है, लेकिन अगर यही हालत रही 2024 में भी, तो क्या एक तरफा बीजेपी आने वाली है केंद्र में। अविरल जी और इफ्तिखार त्यागी जी, मैं चाहूंगी जो सटीक आंसर आपको लगता है। बिल्कुल जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी, आप इस बात से निश्चिंत रहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 में पूर्ण बहुमत के साथ देश में बनने वाली है। और उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। जिस प्रकार से मैंने आपको अनेकों जन कल्याणकारी योजनाएं नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाई गई आपके
आपके चैनल पर मैंने गिनाई, उसके साथ साथ अनेकों ऐसे कार्य हैं जिस प्रकार से किसान भारतीय जनता पार्टी से प्रसन्न है, जिस प्रकार से आप कह सकते हैं मजदूर भारतीय जनता पार्टी से प्रसन्न है, गरीबों की प्रसन्नता आप देख ही सकते हैं कि किस प्रकार से गरीबों को गरीबी से निकालने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। अनेकों कार्य ऐसे हो रहे हैं। दिल्ली वाला केजरीवाल कहता था कि मैं यमुना साफ करूंगा, लेकिन हमने कहा था हम गंगा जी को साफ करेंगे और हमारे द्वारा वो किया गया। हमने जिस प्रकार से गंगा जी को स्वच्छ करने का कार्य किया, नमामि गंगे चलाने का प्रयास किया, आप देख सकते हैं उस चीज को। लेकिन केजरीवाल कहा करता था मैं यमुना को ऐसा कर दूंगा कि यहाँ पर पिकनिक स्पॉट बन जाएगा और आप अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाने के लिए यमुना के तट पर जाया करेंगे, यमुना पर जाया करेंगे और वहां पर पिकनिक मनाया करेंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं केजरीवाल जी से, मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आज के समय में मुझे तो कोई फैमिली ऐसी दिखी नहीं जो पिकनिक मनाने के लिए यमुना पर जा रही हो। जिस प्रकार से वहां पर गंदगी है वो सबको दिखती है, दिल्ली का प्रत्येक व्यक्ति जानता है, प्रत्येक वासी जानता है। और ये भी जानना चाहता हूं कि केजरीवाल क्या अपने बच्चों को लेकर के वहां पर गए पिकनिक मनाने के लिए? इफ्तिकार त्यागी जी जरा जवाब दें, क्योंकि जनता भी जानना चाहती है कि क्या दिल्ली के लोगों ने पिकनिक मनाई, क्या यमुना साफ हुई, क्या कितनी चीजें, और आपको क्या लगता है इफ्तिकार त्यागी जी कि 2024 में क्या कुछ हमें देखने को मिल सकता है? देखिए मानसी, आज के दिन हम चुनाव मुद्दों पर बात कर रहे हैं, चुनाव परिणाम पर बात कर रहे हैं, तो दिल्ली की पिकनिक तो अब छोड़ दीजिए। विरल, आज हम सिर्फ जो चुनाव परिणाम आए हैं उन पर बात करें। वैसे भी अभी आप लोग एक उसमें लगे हुए हैं अभियान में, तो मुझे लगता है कि अभी हमें बात इस पर करनी चाहिए। रही बात 2024 की, तो कहीं ना कहीं 2024 में बीजेपी, देखिए मुद्दे हमेशा अलग होते हैं जी। बीजेपी कांग्रेस जो है वो अगर आप उसको छोड़ दें तो नेशनल मुद्दे अलग होते हैं, स्टेट के मुद्दे अलग होते हैं। तो आपने देखा होगा कि पिछली बार भी कांग्रेस ने 3 स्टेट जीते थे चुनाव से पहले, लेकिन उसके बाद बीजेपी प्रचंड बहुमत से सत्ता में आई थी। तो इसका मतलब ये है कि राज्यों के जो चुनाव हैं वो बिल्कुल राष्ट्रीय स्तर के चुनाव से अलग होते हैं। उसमें पीएम का चुनाव करना होता है, उसमें राष्ट्रीय मुद्दों पर आदमी वोट करता है। तो बिल्कुल इससे बीजेपी को ताकत मिली है। अगर वो 4 राज्यों में से अगर हम बात करें, क्या सिर्फ कांग्रेस को 1 राज्य मिला है, तो इसका कहीं ना कहीं परिणाम पर फर्क पड़ेगा और कांग्रेस को दोबारा से अपनी प्लानिंग, दोबारा से अपनी रणनीति बनानी होगी। उनको देखना होगा कि कहाँ उनसे चूक हो गई। इतनी सारी योजनाएं लाने के बाद भी अगर उनसे चूक हो रही है तो उनको अपनी योजनाओं को फिर से बनाना पड़ेगा। और दूसरी चीज ये भी है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी यही होती है कि यहाँ कोई परिणाम अंतिम नहीं होता है। तो सिर्फ 5 साल की बात है, 5 साल बाद फिर से राज्य जो है वो दोबारा से चुनाव, इन राज्यों में भी चुनाव होगा, कुछ और राज्य हैं जिनमें आगामी चुनाव होने हैं। तो इसका मतलब यही है कि राज्य जो अब जीते हैं इनके लिए सबसे बड़ी बात यह है जो वादे करके लोग सत्ता में आए हैं उनको सारे वादे पूरे करने चाहिए। और रही बात 2024 की, 2024 बहुत दूर नहीं है। 2024 की लड़ाई फिर से रोचक होगी। हाँ, कांग्रेस को सोचने की जरूरत है, अपनी प्लानिंग को दोबारा से करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोक कल्याणकारी सरकारें जो बनती हैं उनको जनता से किए गए वादे करने की जरूरत है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। और चुनावी रणनीति या यात्रा की बात हमने की, सीटों की बात हमने की, सभी तमाम मुद्दे, तमाम सीटें, तमाम परिणाम देखने के बाद तीनों राज्यों में अंतिम स्थिति क्या कहेगी, देखिए ये तो समय बताएगा। लेकिन स्थिति का अगर थोड़ा पहले का आकलन हम करें तो देखिए बीजेपी तीनों राज्यों में प्रचंड जीत जो है वो दिखा रही है, वो साबित कर रही है। प्रचंड बहुमत, लोगों ने जिस तरीके से बढ़ चढ़कर मोदी के नाम पर वोट किया है, तो तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकार, बीजेपी की सत्ता बनने जा रही है। और राजस्थान का रिवाज तो है कि वो एक बार कांग्रेस देखते हैं, एक बार बीजेपी देखता है, फिर से रिवाज पलट गया है, फिर से बीजेपी वहां पर सत्ता में आ गई है। बहुत धन्यवाद आपका इफ्तिकार त्यागी जी और अविरल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देखिए अब परिणामों की बात अगर करें तो अंतिम फैसला क्या होगा ये भी देखने को मिलेगा और ये भी हम आपसे जरूर साझा करेंगे। लेकिन अगर स्थिति को आंकें और स्थिति का आकलन करें, वास्तविकता तो यही है कि तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। मात्र तेलंगाना एक ऐसा राज्य है जिसमें कांग्रेस पार्टी पछाड़ रही है अच्छे तरीके से बीजेपी को। लेकिन अब बारी है मुख्यमंत्री का चुनाव करने की, अब बारी है नए बदलाव की, क्योंकि अगर बीजेपी सत्ता में आ रही है तो बदलाव भी होना है। जैसे कि हमारे साथ अविरल जी जुड़े हुए थे, उन्होंने हमसे साझा किया कि देखिए बदलाव होना है, जनता के लिए
नया कुछ आने वाला है। अब मुख्यमंत्री का चुनाव होगा, मुख्यमंत्री के नाम सामने आएंगे, नई सत्ता होगी, जनता के लिए नए विकास के रास्ते खुलेंगे, जनता के लिए नया कुछ होने वाला है, वो भी एक्सप्रेस न्यूज भारत आपसे जरूर साझा करेगा। तब तक के लिए बने रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत।